नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का अपने आज की इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या थी। इसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, किस तरीके से कंप्यूटर पहले दिखता था, फिर धीरे धीरे करके कंप्यूटर कैसे आज के समय के रूप में आया। अभी हम कंप्यूटर को देखें तो एक हाथ भर में पूरा कंप्यूटर आ जाता है, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते थे। अगर मैं कहूँ कि कंप्यूटर कितना बड़ा होता था तो अभी नॉर्मल रूम जो साइज़ होता है उस रूम में भी वो पूरा कंप्यूटर ना आ पाता, और एक आदमी तो उसको चला भी नहीं सकता था। 2 आदमी 3 आदमी लगते थे उस कंप्यूटर को चलाने के लिए। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही स्लो और बहुत ही लिमिटेड परफॉर्मेंस थी। मतलब पहले के कंप्यूटर काफ़ी धीमे थे और आज के जैसे काम भी नहीं कर सकते थे, लेकिन वो कंप्यूटर बना तभी आज के रूप में हमें ये कंप्यूटर मिल पाया। ठीक है, इतनी सी चीज़ समझ गए। और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कोई भी सरकारी एग्ज़ाम उठा लीजिए आप, उन सरकारी एग्ज़ाम में देखेंगे तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के सवाल आते हैं कि इनका आविष्कार किन्होंने किया, किस सन में किया और कौन सी जनरेशन से जुड़ी ये टेक्नोलॉजी है। ये 3 तरीके के सवाल आते हैं। क्या चीज़ कब हुआ, किन्होंने किया और किस जनरेशन से जुड़ी हुई ये टेक्नोलॉजी है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठाइए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से भी 1 नंबर का सवाल आपका बनता ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर याद करने वाली चीज़ें हैं। चलिए अब बात करें कंप्यूटर के रूप की, तो यहाँ पर देखिए अगर सबसे पहले शुरुआत की गई है तो देखिए कंप्यूटर को अस्तित्व में आए मुश्किल से 50 ही वर्ष हुए हैं। इसके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। कंप्यूटर का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं वो अचानक से विकसित नहीं हुआ, वही चीज़ जो मैं बताया। इसमें वैज्ञानिकों ने कई सारी खोज की, कई सारी टेक्नोलॉजी लाई। क्या क्या टेक्नोलॉजी लाई अभी हम सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन ये चीज़ समझ लीजिए कि कई सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इस तरीके के कंप्यूटर हमारे बन पाए। इतनी सी बात तो एकदम क्लियर हो रही होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब बात करें कि कंप्यूटर कैसे कैसे बना, तो कंप्यूटर याद रखिए कंप्यूटर शब्द किससे बना है, कंप्यूट, जिसका नाम था कैलकुलेट करने वाला। तो सबसे पहली जो डिवाइस कैलकुलेट करने वाली हमारे सामने आई वो आई एबेकस। अब भैया अबैकस क्या चीज़ है, ये क्या शब्द है। तो बच्चों का खिलौना अगर आपने देखा होगा, जो LKG UKG या अरुणोदय में पढ़ते हैं, उन बच्चों का खिलौना अगर देखें तो ऐसे ही आपने कुछ न कुछ स्वरूप देखा होगा, जिसमें गोल गोल ऐसे कंचे टाइप लगे रहते हैं और डंडियों पे वो टिके रहते हैं। इस तरीके के चीज़ का इस्तेमाल जो है चाइना में किया जाता था सबसे पहले, और इसका उपयोग करके जोड़ना और घटाना कर पाते थे। अब मुझे याद है बचपन में हमारे स्कूल में एक लोग आए थे और उन्होंने कैलकुलेटर का यूज़ करने के लिए कहा। मतलब एक आदमी को बुलाया ऑडियंस में से, उनको दिया कैलकुलेटर, और एक अपने साथ उन्होंने ट्रेंड बच्चा रखा था जिसको अबैकस का सही से इस्तेमाल करना आता था। और जब कैलकुलेशन करने को दिया जाता था, जो बच्चा इस वाली डिवाइस अबैकस पे करता था वो कैलकुलेटर से भी तेज कर पाता था। मतलब इसका उपयोग अगर सही से आप कर पाएँ तो कैलकुलेशन बहुत तेज़ी से आप कर पाते थे, और इसको मैंने प्रत्यक्ष खुद से देखा भी है। अब किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो तो अलग की कहानी है, लेकिन हाँ, इसका इस्तेमाल करके जोड़ना घटाना आप आसानी से कर सकते हैं और तेज़ी से कर सकते हैं। बात करें इसकी तो अबैकस का आविष्कार चीन में 16वीं शताब्दी में हुआ था, और किन्होंने इनका आविष्कार किया था, ली काई चेन नाम के व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया था। इसका प्रयोग जोड़ने और घटाने के लिए किया जाता था। इतनी चीज़ समझ में आई। याद करने वाली बात क्या है कि इसका आविष्कार चाइना में हुआ था, किन्होंने किया था ये याद कर लीजिए, और कब किया था ये याद कर लीजिए। इतना याद कर लेंगे तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट यही से है। ठीक, अब इसका आविष्कार हुआ था और जोड़ने घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था। और इसके बाद क्या चीज़ आई, इसके बाद हमारे सामने आए पास्कल्स कैलकुलेटर। पास्कल्स कैलकुलेटर का आविष्कार कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और कब हुआ था, 1642 में हुआ था। और इसको जो आविष्कार किए थे वो भी पास्कल ही थे। इन्हीं के नाम पे आपका पास्कल्स कैलकुलेटर नाम पड़ा। देखिए, ये देखिए, ठीक पास्कल्स के ही नाम पे ये पड़ा क्योंकि इन्होंने इसका आविष्कार किया था। यह गणनाएं करने वाला पहला वास्तविक यंत्र था। ये पहली ऐसी चीज़ थी जिससे आप कैलकुलेटर कर सकते हैं यंत्र में। ठीक है, यंत्र में ये पहली चीज़ थी जिससे आप कैलकुलेशन कर सकते थे। इसका प्रयोग एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीज़न के लिए किया जाता था। बेसिक जो प्लस माइनस इंटू डिवाइड होता था, ये उसको करने वाला पहला यंत्र विकसित किया था। और किन्होंने किया था, पास्कल्स ने किया था। इसका नाम भी इन्हीं के ऊपर पड़ा था। देखिए कुछ इस तरीके से ये डिवाइस आपकी दिखती थी, और इसको हम क्या कहते हैं, पास्कल्स कैलकुलेटर कहते हैं। इसका काम 4 कर सकता था, प्लस माइनस इंटू डिवाइड जैसा। फिर बात करते हैं अपने अगली डिवाइस के, जिसका नाम था चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन क्या था, देखिए इसका आविष्कार 1822 में चार्ल्स बेबेज ने किया था। देखिए अगर डिवाइस का नाम याद करना हो तो लगभग डिवाइस का नाम साइंटिस्ट के ही नाम पे रखा गया था।
तो किन्होंने किया था? चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था, जिनको आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये लाइन आपने सुना होगा ना कि किसको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 1822 में चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन का जो है आविष्कार किया था, जो कि कुछ इस तरीके से आपका दिखता था। ये देखिए, ये आपका डिफरेंस इंजन है। अब इसके बारे में अगर पढ़ा जाए, आगे देखते हैं क्या चीज़ है। इसके द्वारा विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धता पूर्वक ज्ञात किया जाता था। मतलब उस जमाने में सोचिए, जब प्लस माइनस कंप्यूटर कर पाए वो बड़ी बात थी। इन्होंने ये डिवाइस लेकर आई और इसने कहा कि हम भाई डेसिमल की वैल्यू भी निकालेंगे और डेसिमल के 20 डिजिट तक की वैल्यू एकदम एग्जैक्ट हम शुद्धता के साथ निकाल कर दे देंगे। तो सोचिए कितनी बड़ी बात थी। ठीक, इस मशीन में सॉफ्ट और गियर लगे होते थे तथा यह मशीन भाप से चलती थी। ठीक, इस मशीन का उपयोग इन दिनों डाक, रेल, बीमा तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापक रूप में किया जाता था। मतलब इतनी अच्छी डिवाइस थी कि इन सारे क्षेत्रों ने इसे अडॉप्ट भी किया कैलकुलेशन करने के लिए। और किससे चलती थी? भाप से ये डिवाइस चलती थी। चार्ल्स बेबेज क्या कहे गए? हमारे कंप्यूटर के जनक कहे गए। ठीक, उसके बाद आपका एनालिटिकल इंजन आया। और देखिए, डिफरेंस इंजन की सफलता से प्रेरित होकर चार्ल्स बेबेज ने एक और यंत्र की रूपरेखा तैयार की। इसको भी किन्होंने लेके आया? चार्ल्स बेबेज ही इसको इंट्रोड्यूस किया। मतलब एक डिवाइस तो लेकर आई, फिर उसके बाद और इन्होंने अध्ययन किया और चीज़ों में इन्वेंशन किया और सुधार कर क्या लेके आए? एनालिटिकल इंजन, जो कि ले आए 1833 में, जिसमें क्या कर सकते थे? हम इनपुट कर सकते थे, स्टोरेज कर सकते थे, प्रोसेस कर सकते थे और आउटपुट कर सकते थे। ये चारों काम यहाँ पर हो सकते थे, जो आज के कंप्यूटर की डेफिनेशन है। व्हाट इज कंप्यूटर? हम कहते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन टेक इनपुट, स्टोर डेटा, प्रोसेस डेटा एंड आउटपुट। ठीक है, तो ये चारों काम आपके जो आज के कंप्यूटर कर सकते थे वो ये कर सकता था। और ये देखिए, जिसका प्रारूप आज के कंप्यूटर से काफ़ी हद तक मिलता है। इस मशीन की संरचना अपने आप में संपूर्ण थी। इसमें न केवल अंकगणितीय क्रियाओं को करने की क्षमता थी, बल्कि आउटपुट को स्टोर करने। ये देखिए, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट नया आया। पहले तो था भाई प्लस माइनस इंटू डिवाइड करके दे दो, लेकिन अब इसने कहा कि हम आउटपुट तो देंगे ही, साथ ही साथ रिजल्ट भी स्टोर करके आपको दे देंगे। ठीक, अब यहाँ पर जैसे ही इस डिवाइस की बात आई तो इस डिवाइस का शेप देखिए, ये आपका एनालिटिकल इंजन है, इस तरीके से कुछ दिखता था। और इसके बाद आपके टेबलिंग मशीन आई। अब टेबलिंग मशीन क्या थी? तो इसका आविष्कार 1880 में हरमन होलरिथ के द्वारा किया गया था। इसमें इंफॉर्मेशन को पंच्ड कार्ड में स्टोर किया जाता था। अब ये चीज़ याद रखिए कि जो आपकी टेबलिंग मशीन थी उसमें डेटा किसमें स्टोर किया जाता था? सवाल पूछा जाता था, हमको बताना है। पंच्ड कार्ड में इसे स्टोर किया जाता था। ठीक, 1896 में होलरिथ ने टेबलिंग मशीन कंपनी की स्थापना की, जिसको 1924 में IBM नाम कर दिया गया। IBM सुने होंगे ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये कंपनी आज भी चल रही है, इसका नाम काफ़ी लोगों ने सुना होगा। इसकी स्थापना की किसने की थी? तो होलरिथ ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद इसे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जाना जाने लगा, नाम बदलने के बाद। और फिर आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, ये तो अब देखिए, अब नए नए कंप्यूटर आए आपके। सबसे पहले कौन सा आया? मार्क 1 आया। इसका आविष्कार 1930 में हार्वर्ड आइकन के द्वारा किया गया था। कब आविष्कार हुआ था? 1930 में। और इसमें क्या खास बात थी? यह विश्व की पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन दुनिया की कौन सी पहली थी? तो उसका नाम था मार्क 1। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। आविष्कार कब हुआ था? 1980 में इसका आविष्कार हुआ था। नोट्स देखिए, अभी जो आप पढ़ रहे हैं इसमें अगर कोई की पॉइंट बना रहा हो तो परेशान मत होइए, हम नोट्स देते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगी, उसके लिए मत परेशान होइए। अभी मेरी बात पे फोकस करिए, जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। चलिए, इसके बाद आपका इनैक आया 1986 में। जे इकर्ट एंड जॉन मुचले के द्वारा इसे आविष्कार किया गया था। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक, आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जाए तो क्या बताना है? इनैक बताना है। और इसका फुल फॉर्म आप देख रहे हैं, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। वैसे सवाल यहाँ से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ही पूछा जाएगा जिसका नाम इनैक है। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। EDSAC, जिसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। इसका आविष्कार 1949 में मॉरिस विल्केस के द्वारा किया गया था।
आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये देखिए यहाँ से तो सवाल आना तय ही रहता है, जो कि है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से सवाल आता ही आता है। देखिए कंप्यूटर में जनरेशन्स क्या थे, अलग अलग टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस हुई तो कंप्यूटर की साइज़ घटी, स्पीड बढ़ी और ज़्यादा क्षेत्रों में वो यूज़ किए जाने लगे। और जब जब नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ हुई तब तब उसको नई जनरेशन कहा गया। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का विकास 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। देखिए जब हम एबेकस पढ़े तब से वर्तमान कंप्यूटर पिछले 50 वर्षों के दौरान बहुत तेज़ी से बदलाव आया। जिस अवधि में कंप्यूटर का विकास हुआ उसे 5 चरणों में, 5 जनरेशन में विभाजित किया गया है, जो तकनीक के रूप में है। मतलब यही सब जो हम बता रहे हैं वही चीज़ है। अब अगर आगे एक एक जनरेशन की बात करें तो उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहले बात आई फर्स्ट जनरेशन की, और इस जनरेशन का तारीख जोड़ी जाती है 1940 से 1956 के बीच। 1940 से 1956 के बीच आपकी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का यूज़ हुआ। कंप्यूटर में पहली पीढ़ी में सीपीयू के लिए मेमोरी और सर्किटरी के लिए बेसिक कंपोनेंट्स के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। सवाल यहाँ से बन सकता है कि जो आपकी पहली पीढ़ी थी उसमें क्या चीज़ यूज़ की जाती थी, तो वैक्यूम ट्यूब जवाब होगा। सवाल पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, पहली जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, याद रखिएगा। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में सर जॉन एम्ब्रोस ने किया था, जो फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। इसमें इनपुट चित्रित कार्ड और पेपर टेप पर आधारित था। देखिए मेन पॉइंट यहाँ पर क्या याद करना है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर क्या क्या याद करें, तो मैं इनको बता दे रहा हूँ। पहला शब्द वैक्यूम ट्यूब, कब आविष्कार हुआ, 1904 ने। किन्होंने आविष्कार किया, जॉन एम्ब्रोस ने। और इनपुट जो रहता था वो छिद्रित कार्ड और पेपर टेप पर आधारित रहता था। देखिए 4 पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक। यही 4 पॉइंट आपके मेन है। और आउटपुट आपका प्रिंट आउट पर प्रदर्शित डिस्प्ले पर, मतलब ये चीज़ दिख जाती थी। और इन सब चीज़ों को जो कंप्यूटर करता था वो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में ही करता। देखिए आगे लिखा भी है, इन निर्देशों को मशीन भाषा में लिखे गए थे। मतलब जो निर्देश हैं वो सारे मशीन भाषा, जो कि बाइनरी लैंग्वेज होती है, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है, इसमें लिखा गया था। इन कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था और ये बहुत महंगे होते थे। जाहिर सी बात है जब कंप्यूटर शुरुआत में आया था तो वो काफ़ी बड़ी साइज़ में होता था, और क्योंकि ये एकदम नई टेक्नोलॉजी थी तो ये काफ़ी महंगी होती थी। एक आम आदमी क्या, खास आदमी भी इसको एफोर्ड नहीं कर सकता था। ये कंप्यूटर बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करते थे, इसीलिए बिना एसी के इसको चलाया नहीं जा सकता था, एयर कंडीशन की ज़रूरत होती थी और इनकी बिजली की खपत भी ज़्यादा होती थी। देखिए एक आसान भाषा में समझिए, कंप्यूटर आया तो क्या क्या चीज़ हुई। सबसे पहले देखिए जनरेशन जब हम पहले से 5वीं की तरफ बढ़ेंगे तो साइज़ घटती चली जाएगी, दाम घटते चले जाएंगे, परफॉर्मेंस बढ़ती चली जाएगी, टास्क जितने कर सकते थे वो बढ़ती चली जाएगी, स्टोरेज बढ़ती चली जाएगी। ध्यान दीजिए जितनी भी ख़राब चीज़ें, जैसे बिजली की खपत कम होती गई, ठीक है। हर एक जनरेशन में बिजली की खपत क्या हुई, घटी, और स्पीड क्या हुई, बढ़ी। तो जितनी ख़राब चीज़ें हैं वो कम होंगी, जितनी अच्छी चीज़ें हैं वो बढ़ेंगी, और दाम भी सस्ता होता जाएगा। समझ में आई इतनी चीज़। अब बात करें इन कंप्यूटर, मतलब इस पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ नाम, तो यहाँ पर देखिए आपके इनैक थे, EDVAC थे, यूनिवैक थे, यूनिवैक 2 था, IBM 701 था और IBM 650 था। एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं तो इसको एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। कुछ ये तरीके से आपकी वैक्यूम ट्यूब दिखती थी, कुछ ऐसी आपकी वैक्यूम ट्यूब होती थी। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कुछ भी ना हो। अपनी दूसरी जनरेशन की बात करें तो इसको बांटा गया है 1956 से लेके 1963 के बीच में, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पहली पीढ़ी में जो वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था उसकी जगह पर ट्रांजिस्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो सवाल यहाँ पर क्या बना कि दूसरी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आई, तो आपको कहना है ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर बना तो कब बना, 1947 में। और किन्होंने बनाया, तो उसको बनाया विलियम शॉकले ने। ये 3 चीज़ तो एकदम रटे डालिए, कोई बिना सोच सवाल किए हुए। क्या चीज़, कौन सी जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी थी, कब ये विकसित हुई और किन्होंने इसको विकसित किया, यही 3 सवाल घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। इसके बाद देखें ये कंप्यूटर में वही चीज़ जो मैं समझाया, देखो कितना बढ़िया लॉजिक है। ये कंप्यूटर आकार में छोटे, साइज़ घट गई, टेक्नोलॉजी बढ़ी तो तेज़ हो गए, स्पीड बढ़ जाएगी, बताए थे। सस्ते हो जाएंगे, सस्ते हो गए। अधिक ऊर्जा कुशल और विश्वसनीय थे। अधिक ऊर्जा कुशल मतलब कम लाइट में ज़्यादा काम ये कर सकते थे।
अब इसमें बात करें, इनमें से चुंबकीय कोर को प्राथमिक मेमोरी और चुंबकीय टेप और डिस्क को माध्यमिक भंडार के उपकरणों के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। मतलब जो आदमी हैं इसमें पहले बाइनरी में कोड डालते थे, पर इसमें हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज, मतलब इसमें प्रोग्रामिंग को लिखना और समझना हम इंसानों के लिए पहली जनरेशन से आसान हो गया। ठीक है, कंप्यूटर बनाए ऐसे गए हैं कि अब तो देखिए एक आम आदमी जो कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ी भी नहीं जानकारी है, वो भी मोबाइल और कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है। इसी तरफ ये कंप्यूटर की जनरेशन में आगे बढ़ते हुए चले गए। देखिए यहाँ पर इसका प्रयोग साइंटिस्ट और कॉमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता था। अब आगे देखें इस पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जो एग्जाम्पल्स हैं, सबसे पहले IBM 1620, IBM 1401, उसके बाद IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक आपका 1108। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के हुए। वैसे मेन पॉइंट मैंने बता दिया है, उतना पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ट्रांजिस्टर देखिए ये चीज़ आपकी होती है, ट्रांजिस्टर का फिगर हमने अटैच कर दिया है। ठीक, चलें तीसरी जनरेशन के ऊपर बढ़ते हैं। तीसरी जनरेशन यहाँ पर कौन सी थी? तो तीसरी जनरेशन आपकी 1664 से 1971 में हुई। अब इसमें क्या चीज़ ढूंढना है, कौन सी टेक्नोलॉजी आई तीसरी जनरेशन में? तो उस टेक्नोलॉजी का नाम IC था। IC सुना होगा ना, इंटीग्रेटेड सर्किट थी। आप IC का आविष्कार कब हुआ? तो 1959 में IC का आविष्कार हुआ और जैक किल्बी ने इसका आविष्कार किया था। तीनों चीज़ समझ में आई? IC आई, कब आई, किन्होंने किया, तीनों चीज़ याद होनी चाहिए। इनमें से एक सिंगल IC में सिंगल सिलिकॉन चिप पर कई ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर हो सकते हैं। ये चीज़ जो फिजिक्स पढ़े होंगे उनको पता होगी क्या होता है ट्रांजिस्टर, क्या रजिस्टर और क्या कैपेसिटर होता है। और ये कह रहे हैं IC की जो सिंगल चिप होती है, सिंगल सिलिकॉन चिप होती है, उसमें कई सारे ट्रांजिस्टर आ गए। मतलब दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ, लेकिन इस पीढ़ी में जो चीज़ आई उसमें कई सारे ट्रांजिस्टर तो एक चिप भर में ही आ जाते थे। तो फिर से परफॉर्मेंस बढ़ेगी, दाम घटेगा, इलेक्ट्रिसिटी की खपत कम होगी, साइज घट जाएगा। ठीक, चलिए देखें। IC चिप के उपयोग से कंप्यूटर की गति और कार्य क्षमता में कई गुना बढ़ा दिया था। ठीक, IC के उपयोग से कई गुना इस टेक्नोलॉजी में विकास हुआ था, स्पीड बढ़ गई थी। इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कई सारे प्रोग्राम एक साथ जो कर पाए ऑपरेटिंग सिस्टम, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे फॉर्ट्रेन, कोबोल, पास्कल और बेसिक का उपयोग किया गया। मतलब इसको चलाना और समझना दूसरी जनरेशन के भी कंप्यूटर से आसान था। ये कंप्यूटर आकार में छोटे और तेज होते थे। जाहिर सी बात है, जनरेशन बढ़ रही है तो आकार आपका छोटा होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये बिजली की खपत कम करते थे और गर्मी भी कम उत्पन्न करते थे। मतलब बिना AC के इसे चलाया जा सकता था। ये कंप्यूटर चलाने में आसान होते थे। इसका उपयोग साइंटिस्ट, कॉमर्शियल और इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए किया जाता था। इस पीढ़ी के कुछ जो मुख्य कंप्यूटर थे उनके नाम देखिए। जो आपका IBM 360 सीरीज़ था, हनीवेल 6000 सीरीज़, PDP आपका था IBM 370/168, TDC 316 भी इसी के अंतर्गत आता था। और अगर देखना चाहें कि हमारी हमारी IC किस तरीके से दिखती थी, तो हमारी IC कुछ इस तरीके से आपकी दिखती थी। देखिए जो मेन कॉन्सेप्ट है, एक सेकेंड बस रुकिएगा, जो मेन कॉन्सेप्ट इन सारी चीज़ों में है वो एक ही है। क्या है वो कॉन्सेप्ट? वो कॉन्सेप्ट है कि हमें जो यूज़र हैं उनके लिए इस कंप्यूटर को आसान बनाना है। थोड़ा सा पानी बस पीऊँगा मैं। चलिए यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो पहली बात तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब 1 सेकंड रुका हूँ तो ठीक, यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो काम की ही होगी ना, नहीं तो इतना समय तो आप ना देते एजुकेशनल चीज़ में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू में मैं कभी नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शुरू में गलती से भी बच्चे कुछ आ ही जाते हैं जिनको मेरा कंटेंट या तो समझ में नहीं आएगा या उनको इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें एक मोटिवेशन दे दीजिए, क्योंकि पूरा कंटेंट फ्री ही हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए चौथी जनरेशन की अगर बात करें तो 1972 से लेके 2010 में इसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर बात करें इसमें क्या यूज़ हुआ, तो LSI और VLSI इसमें यूज़ हुआ। LSI मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
इसका इस्तेमाल किया गया। LSI का उपयोग करके हज़ारों ट्रांजिस्टर को एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर लगाया गया, मतलब उससे भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, थर्ड जनरेशन से भी अच्छी परफॉर्मेंस हुई। और इसका आविष्कार जो था, इसके कारण जो आपका पूरा CPU था कंप्यूटर का, वो एक चिप पर भी आ गया। एक पूरी चिप के ऊपर ही सारा ये चीज़ आ गई, मतलब आपका जो CPU है वो एक चिप पर पूरे आ गया। जो पहले बड़ी साइज़ में हुआ करता था वो काफ़ी छोटी साइज़ हो गई, और आज के कंप्यूटर पूरा इसी पे ही आधारित हैं। यहाँ पर देखिए CPU एक छोटी सी चिप पर आ गई, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इसमें उपयोग होने वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। अगर पिछला लेक्चर पढ़ा होगा तो माइक्रो कंप्यूटर हमने बताया था। MS-DOS और MS विंडोज़ जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय के दौरान विकसित किए गए। इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का भी समर्थन किया गया। इसमें प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते थे, जैसे C++ और DBAS। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात वही हुई कि स्पीड तेज़ हो गई, बिजली की खपत कम हो गई, और हमारे कंप्यूटर और आसानी से काम करने लायक हो गया। अब अगर बात करें इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर की, तो IBM 4341, DEC 10, स्टार 1000, PUP 11, ये कुछ इस जनरेशन के अपने कंप्यूटर थे। और आखिरी में अगर बात करें 5वीं जनरेशन की, तो 5वीं जनरेशन में देखिए इस जनरेशन के कंप्यूटर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंप्यूटर अपने आप से भी इंटेलिजेंस दिखा सके, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं, डेवलप किया जा रहा है, जिसमें कंप्यूटर के अंदर खुद सोचने और समझने की शक्ति होगी। आज के समय आप देख रहे हैं कई सारे ऐप, या जैसे देख रहे हैं खुद से ही सोच समझ के आपको काम करवा ले रहा है, ये विकसित हो रहे हैं। इसकी अवधि के दौरान 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए गए। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता था। इसका उपयोग कॉमर्शियल, इंटरैक्टिव, ऑनलाइन मल्टीमीडिया और नेटवर्क अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। अगर आगे बढ़ें इसके कुछ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या हैं? डेस्कटॉप हैं, लैपटॉप हैं, नोटबुक हैं, क्रोम बुक हैं और अल्ट्रा बुक हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, और कुछ इस तरीके से आपके कंप्यूटर का विकास हुआ। और ये हमारा आज का पूरा हिस्ट्री ख़त्म हुई कंप्यूटर की। और एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसा कि आपको पता है हम किसी भी तरीके की कोई भी पेड बैच नहीं चलाते हैं, तो आप अगर हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड दिख रहा होगा, यहाँ से आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, हम पूरी फ्री कंटेंट दे रहे हैं, तो इसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए हम ये QR कोड देते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सामर्थ है तभी इसका उपयोग करके हमें कुछ भी फंड जो भी चाहें, 5 भी रुपये भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, कोई बाउंडेशन हमने रखी ही नहीं है। चलिए, बाकी चैनल पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब आप कर ही देंगे। नोट्स डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, नोट्स डाउनलोड कर लिया करिए, वो आप ही के लिए हमने बनाई है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करिए। कोई सवाल हो कमेंट में पूछिए। नमस्कार, जय हिंद।